नैन्सी होटल के कमरे में कुछ घबराई हुई और असमंजस में सी दिखती है। वह अपनी बेचैनी कम करने के लिए कुछ लेती है और आईने के सामने खुद को ठीक करती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलती है और सामने एक युवा आकर्षक पुरुष लेओ ग्रांडे खड़ा होता है, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। लेओ उसके गाल पर हल्का सा किस करता है और उसके खुशबू की तारीफ करता है। नैन्सी इस तारीफ को टाल देती है और कहती है कि 42 साल की महिलाओं को ऐसी बातें कम ही सुनने को मिलती हैं। इस पर लेओ उसे भरोसा दिलाता है कि वे दोनों अच्छा समय बिताएंगे और एक ड्रिंक की मांग करता है। गिलास उठाते हुए वह आकर्षक लोगों के नाम जाम करता है, चाहे उम्र कोई भी हो, और एक घूंट पीने के बाद टिप्पणी करता है कि यह समय के साथ और बेहतर हुआ है, जिसका इशारा वह नैन्सी की ओर करता है। दोनों हल्की बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेओ की मौजूदगी और उसका आकर्षक व्यक्तित्व नैन्सी का ध्यान भटका देता है। इसी बीच नैन्सी अचानक पूछती है कि क्या उसे उसके साथ होने में अपमान या हीनता महसूस होती है। लेओ उसे साफ बताता है कि यह उसकी अपनी मर्जी है, उसे इसमें कोई अपमान महसूस नहीं होता और उसने कभी खुद को अपमानित नहीं समझा। फिर वह नैन्सी से पूछता है कि वह इस रात से क्या चाहती है। नैन्सी बस उसके साथ होना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि उसकी उम्र लेओ को निराश कर सकती है। लेओ उसकी बेचैनी को समझते हुए उसे हल्का सा किस करता है और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि तनाव अब नैन्सी के लिए असहनीय हो चुका होता है। वह जोर देकर कहती है कि वे जल्दी आगे बढ़े। लेओ इसका विरोध करता है और कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, चीजों को आराम से और अच्छे तरीके से लिया जाना चाहिए। वह सुझाव देता है कि वे थोड़ी और बातचीत करें। लेओ बताता है कि वह लोगों को हैरान कर देने में माहिर है, लेकिन नैन्सी इसे गलत समझ लेती है और सोचती है कि वह किसी अजीब इच्छाओं की बात कर रहा है, जिससे वह असहज और घृणित महसूस करने लगती है। लेओ तुरंत साफ करता है कि उसका मतलब केवल बातचीत और समझने की क्षमता से था। नैन्सी स्वीकार करती है कि उसे इस बात पर शर्म आ रही है कि उसने पहले कभी किसी को पैसे देकर नहीं बुलाया। लेओ धीरे से समझाता है कि उसे खरीदा नहीं गया है, बल्कि उसने अपनी सेवाओं के लिए एक तय राशि रखी है, जिसे सामने वाला अपनी मर्जी से देता है और इसमें किसी तरह का शोषण नहीं है। फिर भी नैन्सी की चिंता कम नहीं होती। उसे डर है कि वह लेओ को निराश कर देगी, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी उम्र में वह कभी संतुष्टि महसूस नहीं कर पाएगी। लेओ आत्मविश्वास से भरा रहता है। नैन्सी बताती है कि उसने 2 साल पहले अपने पति को खो दिया था और तब से वह किसी के साथ नहीं रही है। लेओ उसके लिए पहला अनुभव नहीं बल्कि दूसरा व्यक्ति होगा। उसके पास कोई उम्मीदें भी नहीं है और वह यहाँ तक कहती है कि अगर लेओ चाहे तो वह उसे आधी रकम देकर भी जाने के लिए तैयार है। लेओ यह सुनकर मना कर देता है और कहता है कि ऐसा करना उसके दिवंगत पति के साथ विश्वासघात जैसा होगा। नैन्सी अंदर ही अंदर और उलझ जाती है, क्योंकि वह कभी एक प्राथमिक विद्यालय में धार्मिक शिक्षिका रह चुकी है और उसकी सोच अभी भी उसी तरह की नैतिकताओं से जुड़ी हुई है। लेओ उसे लगातार शांत करता रहता है और सुझाव देता है कि अब आराम करने का समय है। उसके गले पर दिया गया एक हल्का सा किस नैन्सी को थोड़ा सुकून देता है। तभी अचानक नैन्सी रुक जाती है और कहती है कि वह कानूनी सलाह ले सकती है। नैन्सी फिर से जोर देकर कहती है कि लेओ को किसी तरह की दवा लेने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर महसूस नहीं होना चाहिए जो वह पसंद नहीं करता। लेओ जवाब देता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सराहने लायक होता है। जब नैन्सी को पता चलता है कि लेओ की सबसे उम्रदराज साथी 82 साल की रही है, तो वह थोड़ी शांत और आश्वस्त महसूस करती है और उससे पूछती है कि उसे कैसे खुश किया जा सकता है। लेओ उसकी होठों और गर्दन की तारीफ करता है और उसकी झिझक को कम करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसे चूमने के लिए आगे बढ़ता है, नैन्सी घबराकर बहाना बनाते हुए बाथरूम चली जाती है ताकि वह कपड़े बदल सके। इस बीच लेओ खुद को तैयार करता है और नैन्सी की घबराहट साफ महसूस की जा सकती है। वह इंतजार करते हुए एक ड्रिंक पीता है और चॉकलेट खाता है। कुछ समय बाद नैन्सी हिम्मत जुटाकर कपड़े बदल कर आती है। लेओ उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी पीछे हट जाती है और चॉकलेट की गंध से असहज होने की बात कहती है। लेओ ताजा होकर वापस आता है, लेकिन नैन्सी अब आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। वह पूरा पैसा देने की बात करती है और चाहती है कि लेओ वहाँ से चला जाए। लेओ समझ जाता है कि समस्या चॉकलेट नहीं है और उसे फिर से सोचने के लिए मनाता है, खासकर इस बात को देखते हुए कि वह लंबे समय से इस फैसले पर विचार कर रही थी। अंततः नैन्सी मान जाती है। वह लेओ से उसके काम को लेकर उसकी माँ की राय पूछती है, लेकिन लेओ इस सवाल का जवाब देने से बचता है। जब नैन्सी जोर देती है तो लेओ एक कहानी गढ़ता है कि वह काम करता है। लेओ बातचीत का विषय बदलने के लिए कहता है कि वह एक तेल प्लेटफॉर्म पर काम करता है। यह सुनकर नैन्सी हंस पड़ती है। इसके बाद वह ज्यादा सहज होकर बात करने लगती है और अपने बच्चों की एकरस जिंदगी और अपने शिक्षण करियर की उबाऊ दिनचर्या के बारे में बताती है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वह कमरे में उनके शुरुआती उद्देश्य को भूल रही है। बातचीत फीकी पड़ जाती है। लेओ उससे पूछता है कि उसके पति ऐसी परिस्थितियों में क्या करते थे। नैन्सी जवाब देती है कि उसका पति बस बिना कपड़ों के सोने चला जाता था और 31 सालों तक उनका रिश्ता बिना किसी प्रयोग या बदलाव के बहुत ही साधारण रहा। अंत में वह गहरी नींद में चला जाता था। यह सब सुनकर लेओ हैरान रह जाता है और उसे सहानुभूति के साथ देखता है। नैन्सी बताती है कि उसके भीतर हमेशा अलग अलग इच्छाएं थीं, लेकिन उसके पति ने उन्हें अनुचित मानकर
जानकर दबा दिया था। आंसू भरी आंखों से नैन्सी अपने युवावस्था के दिनों को याद करती है, जब वह तुर्की में छुट्टियों पर गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक आकर्षक युवा व्यक्ति से हुई थी और उसके स्पर्श का अनुभव उसके जीवन का सबसे रोमांचक पल था। उसे अगले ही दिन घर लौटना पड़ा था और तुर्की में और समय न बिता पाने का अफसोस आज तक उसके साथ है। लेओ उसे जुनून से चूमता है और वह शाम उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों फिर उसी कमरे में मिलते हैं। लेओ बताता है कि वह पिछली बार नैन्सी को संतुष्ट कर पाने से खुश था, क्योंकि उसने अलग अलग अनुभवों पर पहले से अध्ययन किया था। नैन्सी उन अनुभवों को फिर से जीने और भी नए अलग तरह के प्रयोग करने के लिए उत्सुक हो जाती है। वह बार बार कुछ चीजों को दोहराने और कुछ अनोखी गतिविधियां आजमाने की बात करती है। लेओ उसे बताता है कि यह सब संभव है, लेकिन वह यह सुनकर थोड़ा हैरान होता है कि वह इन्हें एक ही दिन में पूरा करना चाहती है। फिर भी वह कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद वे उसकी सूची में सबसे कठिन चीज पर काम शुरू करते हैं। नैन्सी अचानक पूछती है कि क्या उसे पहले दांत साफ करने चाहिए। लेओ उसे आश्वस्त करता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तभी फोन बजता है और नैन्सी अपनी बेटी से बात करती है। बातचीत के बाद वह वापस आती है, लेकिन अब वह पहले से अधिक तनाव में दिखती है। लेओ उसे आराम करने और स्थिति के साथ बहने के लिए कहता है। दोनों साथ में नाचते हैं। नैन्सी अपने पति की सख्ती और रोक टोक के बारे में अपनी भड़ास निकालती है और अंत में खुद को नए अनुभवों के लिए तैयार घोषित करती है। लेओ उसकी मसाज करता है। नैन्सी उससे शर्ट उतारने के लिए कहती है। उसका युवा और फिट शरीर देखकर वह प्रभावित हो जाती है, लेकिन कुछ ही पल में वह असहज होकर उसे फिर से कपड़े पहनने के लिए कहती है। वह स्वीकार करती है कि उसे अपने रूप रंग को लेकर असुरक्षा महसूस होती है। लेओ उसे समझाकर उसके आकर्षण का भरोसा दिलाता है। फिर वह एक रोल प्ले का सुझाव देता है, लेकिन यह बात नैन्सी को परेशान कर देती है। वह अचानक गुस्से में आकर कहती है कि वह बस अपना काम पूरा करे। लेओ आहत महसूस करता है और बातचीत वाले अंदाज से हटकर पेशेवर तरीके से व्यवहार करने लगता है। ये बदलाव देखकर नैन्सी टूट जाती है और खुद को अपमानित महसूस करने लगती है। लेओ धीरे से सुझाव देता है कि शायद उसकी मौजूदगी सिर्फ बातचीत और साथ के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती हैं। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है और लेओ अपने क्लाइंट्स के प्रति गैर न्यायपूर्ण दृष्टिकोण रखता है जब तक वे सम्मानजनक होते हैं। वह अपने कुछ क्लाइंट्स के अनुभवों की कहानियां साझा करता है, जिससे नैन्सी को हिम्मत और आत्मविश्वास मिलता है। तीसरी मुलाकात में नैन्सी खुद को ऐसे महसूस करती है जैसे वह गर्म पानी में स्नान कर रही हो। वो पहले से अधिक शांत और आत्मविश्वासी दिखाई देती है। वह मजाकिया अंदाज में अपने पति के साथ हुई बातचीतों की नकल करती है, जिससे लेओ को हंसी आती है। नैन्सी लेओ की बहुत प्रशंसा करती है और उसकी सूची पूरी करने के लिए आभार जताती है। वह यह भी कहती है कि वह उसे अपनी सहेलियों को सुझाएगी। लेओ विनम्रता से कहता है कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है। नैन्सी उसकी असली पहचान को लेकर जिज्ञासु हो जाती है और महसूस करती है कि अब समय है कि वे एक दूसरे को पूरी तरह जाने, लेकिन लेओ इस पर हिचकिचाता है और केवल इतना बताता है कि उसका नाम लेओ ग्रांडे है। नैन्सी उसे चौंकाते हुए स्वीकार करती है कि उसने उसके बारे में पहले से जानकारी खोज ली है और उसकी असली पहचान जानती है। यह सुनकर लेओ निराश हो जाता है और जल्दी से कपड़े पहनकर कहता है कि वह उसे दोबारा कभी संपर्क न करे। उसकी प्रतिक्रिया देखकर नैन्सी स्तब्ध रह जाती है और समझती है कि उसे उसकी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए था। गलती से वह उसका असली नाम इस्तेमाल कर देती है, जिससे लेओ और अधिक क्रोधित हो जाता है। वह गुस्से में चेतावनी देता है कि अगर उसने चाहा तो वह उसकी असली पहचान भी उजागर कर सकता है और यह स्थिति उसके लिए ठीक नहीं होगी, खासकर एक पूर्व धार्मिक शिक्षिका के रूप में जो एक होटल में एक युवा पुरुष के साथ पाई जा सकती है। नैन्सी जवाब देती है कि उसे लगा था कि वे विश्वास बना रहे हैं और बाहर भी दोस्त बन सकते हैं। लेओ अपने निजी दर्द और अनुभव साझा करता है, खुद को अपनी माँ के लिए केवल एक खोखला इंसान बताता है और गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन जल्द ही वह अपना भूला हुआ फोन लेने वापस आता है। उसे ढूंढते हुए वह फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाता है। लेओ उसे यह आश्वासन देता है कि जो समय उपयोग नहीं हुआ है उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। वो एक छोटा सा विदाई चुंबन देता है और वहाँ से चला जाता है। नैन्सी पूरी तरह टूट चुकी होती है और बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। कुछ दिनों बाद नैन्सी उसी होटल के कैफे में दिखाई देती है जहाँ वह किसी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। उसके व्यवहार से साफ पता चलता है कि वह अंदर से काफी घबराई हुई है, भले ही वह सख्त दिखने की कोशिश कर रही हो। वह होटल स्टाफ को बताती है कि वह एक दोस्त की प्रतीक्षा कर रही है। इसी दौरान एक कर्मचारी जो पहले उसे पहचान नहीं पाता, बाद में पता चलता है कि वह उसका पूर्व छात्र है। नैन्सी कहती है कि शायद उसने उसे ठीक से नहीं पढ़ाया, तभी तो वह यहाँ काम कर रहा है। ये सुनकर वह लड़की हैरान रह जाती है। उसी समय लेओ वहाँ पहुँचता है। नैन्सी के अपने पूर्व शिक्षक के रूप में एक इतने युवा और आकर्षक व्यक्ति से मिलने की बात उस लड़की के मन में संदेह पैदा कर देती है, लेकिन लेओ स्थिति को कुशलता से संभाल लेता है और कहता है कि वे नैन्सी की कार खरीदने के सिलसिले में मिले हैं। पिछली मुलाकात के बाद भी लेओ ने नैन्सी से सिर्फ बातचीत के लिए मिलने पर सहमति दी थी। नैन्सी इस दौरान अपनी उस ऊर्जा के बारे में बात करती है जो उसे युवावस्था में हर अनुभव को जीने से मिली थी। वह यह भी बताती है कि पिछले 1 महीने में उसने मेनोपॉज के मास्टर लेओ ग्रांडे की
सिफारिश अपनी सहेलियों को की है और यह भी खुलासा करती है कि उसका असली नाम सुसान रॉबिन्सन है। दूसरी ओर लियो स्वीकार करता है कि उसने आखिरकार अपने भाई को अपने काम के बारे में सच बता दिया है। भले ही उसके भाई ने उसे जज नहीं किया, लेकिन उसकी माँ के लिए यह अब भी एक निराशा बना हुआ है। वह बताता है कि जब वह 15 साल का था तब उसकी माँ ने उसे कुछ दोस्तों के साथ एक अप्रत्याशित स्थिति में देख लिया था और उसी दिन से उसका नजरिया उसके प्रति बदल गया। समय भी उस दूरी को भर नहीं पाया। बीकी बिल लेकर आती है। नैन्सी पहले जिन लड़कियों को गलत शब्दों से पुकार चुकी थी उसके लिए माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि उसका उन सबके साथ अक्सर संपर्क रहा है। वह यह भी संकेत देती है कि लियो काफी कुशल है और सुझाव देती है कि उसे बीकी के साथ भी समय बिताना चाहिए। यह सुनकर बीकी हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वह नैन्सी और लियो के साथ कमरे में शामिल हो जाती है। तीनों मिलकर पूरी रात उन अनुभवों को जीते हैं जिन्हें नैन्सी हमेशा से चाहती थी। रात के अंत में नैन्सी खुद को पहले से अधिक संतुष्ट महसूस करती है। यह उसके जीवन का पहला ऐसा पल होता है। ये उनकी आखिरी मुलाकात साबित होती है और वे एक दूसरे को विदाई देते हैं, एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए। नैन्सी आईने में खुद को देखती है और गहरे शांत विचारों में खो जाती है और यही इस कहानी का अंत होता है।